आज का टॉपिक है बोन इन्फेक्शन। तो बोन इन्फेक्शन में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होता है, ऑस्टियो मीन है बोन्स और आइटिस का मतलब है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन। तो ये जो इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है? कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो बैक्टीरिया या फिर अनदर। इसके अलावा जो है कोई भी क्रॉनिक डिसीज़, जो किसी को भी क्रॉनिक डिसीज़ हो, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो, या फिर वो किसी भी रिस्क फैक्टर्स के अंडर आ रहे हैं तो उनको ये जो है ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस उन लोगों को ज़्यादा रहते हैं। और जो ऑस्टियोमाइलाइटिस जो डिसीज़ कंडीशन है ये ट्रांसफ़र होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ से बोन में। तो पहले जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो टिश्यूज़ तक स्प्रेड होता है, टिश्यूज़ तक स्प्रेड होने के बाद में वो बोन्स को अफेक्ट करता है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन मैरो या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन को हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो इसके रिस्क फैक्टर के बारे में जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर में है डायबिटिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि एक क्रॉनिक डिसीज़ कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी भी है, क्रॉनिक भी है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है अगर किसी भी पर्सन को, तो वो हाई रिस्क में रहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के। इसके अलावा किसी को भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या किसी भी तरह का बैक्टीरिया है, अगर उसका इन्फेक्शन है तो वो टिश्यूज से बोन्स में स्प्रेड होके टिश्यूज से बोन्स तक पहुंच के क्या कॉज कर सकता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट है एज। तो इंक्रीजिंग एज यानी कि अबव 50 ईयर्स यानी 50 साल से जो ज़्यादा के लोग होते हैं वो हाई रिस्क में रहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के। नेक्स्ट है पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, पीसीएस। तो यानी जो कोई भी सर्जरी हुई है किसी भी पर्सन की, तो पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन मतलब जो सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद में उनको जो कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि कोई भी प्रोसीजर किया गया है, सर्जरी की गई है, उसमें कुछ भी थोड़ी सी माइन्यूट सी भी अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम रही है या कुछ भी इन्फेक्टिव एजेंट्स उसमें अगर असेप्टिक टेक्निक्स ठीक से यूज़ नहीं की गई हैं, तो अगर वहाँ थोड़ा सा भी इन्फेक्शन रह गया है सर्जरी के दौरान, तो वो पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के तौर पर जो है ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे सीडी, मतलब जो क्रॉनिक डिसीजेज हैं, कोई भी क्रॉनिक डिसीजेज, जैसे कि फर्स्ट थी डायबिटिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये जो है कॉज कर सकती है जो ऑस्टियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट है कोई भी इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग्स होती हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हैं वो क्रॉनिकली ली जा रही हैं, बहुत लंबे समय से ली जा रही हैं, तो उनकी वजह से भी जो है बोन में या फिर बोन मैरो में जो है इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। नेक्स्ट हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में सबसे पहले तो जो पेशेंट है उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है। हाई ग्रेड फीवर के अलावा उसको चिल्स फील होते हैं, हाई ग्रेड फीवर साथ साथ चिल्स रहते हैं। इसके अलावा वो जो इन्फेक्शन है तो पेशेंट को जो है पेन रहता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, इरिटेशन रहती है, रेडनेस होती है, जिस भी जगह पर इन्फ्लेमेशन है वहाँ रेडनेस रहेगी। इसके अलावा टेंडरनेस रहेगी, यानी कि जब भी वो इंसान जो है अगर बेंड करेंगे अपने जो इनके आर्म्स और लेग हैं, अगर वो बेंड करेंगे या उस एरिया को टच करेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा टेंडरनेस यानी पेन फील होगा उन लोगों को। इसके अलावा जो ऑस्टियोमाइलाइटिस के पेशेंट में जो इंक्रीज हार्ट रेट यानी कि टैकीकार्डिया की कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहती है, इंसोम्निया की कंडीशन रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि एनोरेक्सिया की कंडीशन देखी जाती है उन पेशेंट्स के अंदर। और जब अगर इन्फ्लामेशन ट्रीट नहीं हुआ हो और प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन रह गया हो बोन्स के अंदर, ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो इसकी सीवियर कंडीशन की वजह से उन पेशेंट के अंदर अल्सरेशन की भी कंडीशन देखी जाती है, जिसमें अल्सरेशन में बहुत ज़्यादा अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाएगा, घाव बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस की, अगर वो ट्रीट नहीं की गई हो तो।
नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। तो जो ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं कि जैसे उनको कोई क्रॉनिक डिसीज़ है या नहीं, उनको अगर लंबे समय से क्रॉनिक डिसीज़ रही हो, जैसे कि डायबिटिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, अगर ये डिसीज़ कंडीशन रही हो, या इसके अलावा कोई और क्रॉनिक डिसीज़ कंडीशन रही हो, उसके बारे में हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो, या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसिव उनकी जो ड्रग थेरेपी चल रही हो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट की। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिसमें कि जिन भी एरिया में रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, अल्सरेशन है, ये सारी चीज़ों को, या फिर फीवर है, चिल्स है, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। साथ ही साथ टेकिकार्डिया की जो कंडीशन हो रही है, इन सारी कंडीशंस को हम क्या देख सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें जो है एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे के अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन भी कर सकते हैं। एमआरआई के अलावा अगर और जो बेटर फाइंडिंग्स चाहिए हो, तो उनके लिए हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से बेटर जो होता है वो सीटी और एमआरआई होता है, जिससे क्लियरली हमें पता चल सकता है कि किस जगह पर कितना अफेक्ट हुई है बोन, और कितना जो इन्फेक्शन है वो कितना सीवियर हो गया है। तो इसके हम सीटी, एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में WBC और जो ESR है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, तो ESR का रेट और WBC का रेट देखा जाता है अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में जैसे कि पेशेंट को फीवर की कंडीशन होती है, चिल्स की कंडीशन होती है, तो उनको क्या देंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे, जिससे कि उनका एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे, जिससे कि उनका फीवर कम हो सके थ्रू द एंटीपायरेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट जो इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन की कंडीशन है, उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की कंडीशन कम हो और ट्रीट हो सके। इसके अलावा पेन है तो एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं। टेकिकार्डिया है तो इसके लिए जो है अनदर ड्रग्स दे सकते हैं। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को न्यूट्रिशनल थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें कि जो वाइटमिन्स, जो बैलेंस्ड वाइटमिन्स और प्रोटीन डाइट देंगे, जिससे कि पेशेंट की जो कंडीशन है जल्दी से जल्दी स्टेबल हो सके पेशेंट और रिहेबिलिटेट हो सके। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, जिससे कि रेडनेस, स्वेलिंग और पेन जो है और इरिटेशन बहुत ज़्यादा है तो ये कम किया जा सके, किसके थ्रू, एनएसएइड्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के थ्रू, तो ये दे सकते हैं हम। इसके अलावा जो लास्ट जो ऑप्शन बचता है, जैसे कि अगर इन्फ्लेमेशन है वो क्योर नहीं हुआ है ड्रग थेरेपी, एंटीबायोटिक्स वगैरह देने के बाद में भी, तो लास्ट जो थिंग्स बचती है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो बोन है उसको सर्जिकली जो है रिमूव कर देंगे। जो डेड बोन है, इन्फेक्शन की वजह से जो बोन है वहाँ तक जो है डेड हो गई है इन्फेक्शन की वजह से, और वहाँ तक ठीक से फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो इस वजह से उस बोन का जो है फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, साथ ही साथ वो कोई वॉक लायक नहीं है, तो उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सीक्वेस्ट्रेक्टमी। सीक्वेस्ट्रेक्टमी के थ्रू जो है जो बोन है उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। इसमें जो डेड बोन है उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा था बोन इन्फेक्शन यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में कि ये क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके सिम्टम्स पेशेंट में क्या क्या होते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं और क्या इसके लिए मैनेजमेंट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन था सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं स्यूकेस्टोमी, तो जिसमें हम डेड बोन को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।